नमस्कार। सरकारी मनोरंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। भारत के ग्रामीण हरियाली क्षेत्रों में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, नमस्कार करता है। तो आज हम अशोक के विदेश नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक की विदेश नीति, अशोक की धम्म नीति ने उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया था तथा उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए थे। उसने साम्राज्यों के पश्चिम एवं दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनयिक एवं मैत्रिक संबंध स्थापित किए। मिस्री नरेश टालेमी फिलाडेल्फस, जो अशोक का समकालीन था, ने उसके दरबार में अपना राजदूत भेजा था। उसने 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की धम्म नीति के बारे में वहाँ के लोगों को बताना था। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक बताता है कि उसने यवन राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। उसने दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्यों चोल, पांड, सतीपुत तथा केरलपुत एवं ताम्रपर्णी में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति, सहिष्णुता एवं बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने को उत्सुक रहता था। अब हम लोग जानेंगे अशोक के आखिरी दिनों के बाद, आखिरी दिनों के समय। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक का शासनकाल जितना ही गौरवशाली था, उसका अंत उतना ही दुखद रहा है। अपने आखिरी दिनों में अशोक राजकीय कोष से बड़े पैमाने पर धन बौद्ध संघों को दान देने लगा था, जिसका अमात्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह कुकुटा राम विहार को कोई बड़ा उपग्रह उपहार देने वाला था, तो इसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रति को उसके खिलाफ भड़काया। संप्रति ने गाड़ी को सम्राट की आज्ञा अनुसार कोई भी धनराशि संघ को नहीं देने के आदेश दिया। सम्राट के निर्वहन हेतु दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर ली गई तथा अंततः उसके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा तथा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में इस महान सम्राट का अंत हुआ। तिब्बती लेखक तारानाथ और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुछ संशोधन के बाद इस मत का समर्थन किया है। कुछ दंतकथाओं के अनुसार अशोक ने संभवतः 269 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने राज्याभिषेक की तीसरी तिथि से लेकर कुल 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक बना। उसके शासनकाल में 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध धर्मों से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रचार भी विदेशों में हुआ। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी बहाल किए गए थे। उसने पशुवध पर रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों को विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया।
शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंधी आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपनी छवि बनाई। कुछ इतिहासकारों ने अशोक की आलोचना इस आधार पर की है कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इन विद्वानों के अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। ये दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। परंतु बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य कारण भी थे। वस्तुतः अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांत पतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंदू यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य का अंत हो गया और इसका अंत करने वाला पुष्यमित्र शुंग था।